So for a Yes. monochromatic ray, for a monochromatic ray, for a monochromatic ray, and for a pair of medium, and for a pair of medium, जो रेशो होगा सर साइन आई, पेयर ऑफ मीडियम मतलब सेम मीडियम। मतलब मीडियम यही रहे, मीडियम आपको चेंज नहीं करना, अलग अलग चार पांच एक्सपेरिमेंट कर लो, लेकिन मीडियम चेंज मत करना। ओके सर। अलग अलग एक्सपेरिमेंट मतलब कभी एंगल आई चेंज कर लेना, एंगल आर भी चेंज हो जाएगा, कभी 30 डिग्री ले लेना तो ये भी कुछ उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो भले ही आप एंगल आई में कुछ भी चेंज करो, एंगल आर भी चेंज हो जाएगा, और ये जो चेंज है कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जो साइन आई अपॉन साइन आर है, साइन तो जानते हो ना, साइन थीटा कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन यस। हाइपोटेन्यूज, तो जो साइन आर अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा हमेशा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेयर ऑफ मीडियम, और इसको डिनोट करते हैं लेटर म्यू से, इसे म्यू बोलते हैं, या फिर एन से। बोलते क्या है इसको? सर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कांस्टेंट रहेगा तो हमेशा एंगल सेम रहेंगे। एंगल नहीं, मतलब एंगल में चेंज हो जाएगा, जैसे ये एंगल चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इनका रेशो करोगे साइन ए अपॉन साइन आर का, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी अगर पेयर ऑफ मीडियम आपका सेम रहता है तो। ओके। समझ में आया? यस सर। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो मीडियम ले लिए सपोज, ठीक है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि ये एंगल सपोज 30 डिग्री था और ये एंगल सपोज ज़्यादा था, मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई है, ये सपोज 45 था। तो तुम साइन आई अपॉन साइन आर करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन 30 अपॉन साइन 45, कितना आ यस जाएगा? सर। ये 1/2 और ये 1/√2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो। सर रेशनलाइज करके करेंगे ना डिनोमिनेटर। अरे ऐसे करो, 1/√2 आ गया, ठीक है। यस सर। अब तुम इस एंगल को चेंज कर दो, इस एंगल को कर दो 45 30 से, तो ये भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन जो रेशो है कुछ ऐसा चेंज होगा एंगल कि रेशो फिर से उतना ही आएगा, कितना? 1/√2। ओके सर। नहीं आया समझ में? सर आ गया। तो रेशो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ओके। सर भले ही एंगल चेंज हो जाए लेकिन मीडियम सेम रहना चाहिए। मीडियम, जो पेयर ऑफ मीडियम है वो सेम रहने चाहिए, पेयर ओके ऑफ सर। मीडियम, क्योंकि मीडियम तो दो है ना यहाँ पे। ओके। यस सर। तो इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। नील सर। दूसरा लॉ ये कहता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है, वो हमेशा एक प्लेन में रहते हैं। मतलब ये 2 डायमेंशनल फिनोमेना है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में आ रही तो एक्स वाई प्लेन में ही जाएगी, ऐसा नहीं होगा जेड एक्सिस इन्वॉल्व नहीं होगी, बाहर की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, ये लॉ अपन ने पहले भी पढ़ा था रिफ्लेक्शन में। ठीक है, यानी कि यस। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल
always lie in the same plane, that is they are coplanar. ठीक है. यस सर। और तीसरा एक और होता है, वो होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है. फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड. अगर आप लाइट को वेव मानो या एक ऐसा मानो कि रस्सी की तरह वेव है, बन रही है लाइट, तो जो लाइट निकल चुकी उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड तो सेम ही रहेंगे, वो चेंज थोड़ा ना होंगे. तो फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है. और एक बार जो वेव निकल गई तो सोर्स भी चेंज नहीं कर सकता उसकी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है. जैसे रस्सी को आपने झटका दिया तो झटका जितनी तेज दोगे उतनी ज़्यादा वेव्स बनेंगी उसमें, और जो वेव निकल गई उनकी फ्रीक्वेंसी तो आपका झटका भी अब चेंज नहीं कर सकता, वो तो निकल गई एक बार. तो जो लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. ठीक है. ये थर्ड लॉ हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये थर्ड लॉ जो है ना, ये वेव ऑप्टिक्स का लॉ है, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लॉ नहीं है. मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। तो आपसे पूछा जाता है पेपर में कौन सी क्वांटिटी लाइट की कांस्टेंट रहती है. बताओ. सर वेव फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. ठीक है ना. यस सर। नहीं आया समझ में? सर आ गया। क्या एक्सक्यूज मी सर. हम्म. सर लाइट चैप्टर में हम v को क्या लेते हैं सर? जैसे v को हम वेलोसिटी लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी लेते हैं. वी सर वेलोसिटी लाइट में होती क्या है. होता है v का? लाइट वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इन मीडियम. सर हमारे टीचर ने कुछ v और सर u का तो आपने बता दिया था, लेकिन v यू का नहीं होता, सर पता वो नहीं म्यू चला. होता है. म्यू यू नहीं होता, म्यू होता है. म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी बताया होगा उन्होंने फॉर्मूला. सर v यानी वेलोसिटी. हाँ, वेलोसिटी इन मीडियम. ओके सर. मैं भी आ रहा हूँ उसी फॉर्मूले पे अभी, है ना. ठीक है. यस सर. ओके. सो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. तो ये तीन लॉ होते हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं. पहला क्या है कि एक मोनोक्रोमेटिक रे के लिए और एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेयर ऑफ मीडियम. सेकेंड लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, दैट इज दे आर कोप्लेनर. और थर्ड लॉ ये है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. ओके. यस सर। ओके. सो अब देखो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पेयर ऑफ मीडियम का होता ही है रिफ्रैक्शन इंडेक्स पेयर ऑफ मीडियम का, क्योंकि एक से लाइट रे आएगी, एक से लाइट रे जाएगी. अच्छा, एक चीज़ मैं और लिख दूँ, क्योंकि शायद मैंने पिछले टर्म पे भी नहीं लिखी थी. जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. यस सर। व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बताओ. सर अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी. तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाएगी. ठीक है, बता दी थी वैसे मैंने बात शायद.
बता दी थी ना। नो सर। बताई तो थी, रेयर से डेंसर जाएगी। डेंसर का मतलब भी बताया था कि स्पीड जिसमें कम होती है उसे डेंसर कहते हैं। तो टुवर्ड्स यस नॉर्मल सर, ये तो, तो पता। हाँ, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगी। अब इस चीज़ को तुम भूल ना जाओ, इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर लो कि आर डी शर्मा, तुमने आर डी शर्मा बुक देखी है राधिका? नो सर। मैथ्स की एक फेमस बुक होती है आर डी शर्मा। मेरे दादाजी का नाम भी आर डी शर्मा था, रामेश्वर दयाल शर्मा। तो ऐसे याद कर लो, आर डी ने टिंडे खाए, आर डी टी डी। सर आपके दादा ने बनाई थी वो बुक? नहीं नहीं ऐसे याद कर लो, आर डी ने टिंडे खाए, आर डी टी डी, याद कर लो, आर डी टी डी। RDTD। तो आर डी टी डी को ऐसे याद कर लो, रेयरर से जब लाइट किस में जाती है, डेंसर में, डेंसर। तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है और उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। और इसी में दूसरा नोट पॉइंट याद कर लो कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। डेंसर टू रेयर, कैसे? डेंसर टू रेयर, देन इट्स बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है। यस सर। एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस। स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? सर बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। बढ़ जाएगी उसकी स्पीड। ठीक है, तो ये मान लो लाइट रे आई, रेयर मीडियम में जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। और अगर ये भूल जाओ बार बार बात, तो एक और वर्ड याद कर लो, ड्राइंग। ड्राइंग, अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे अवे फ्रॉम द फ्रॉम द। नॉर्मल, और स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, आई आई एन मतलब इंक्रीजेस। ओके। यस सर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी अभी हमने बात करी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पेयर ऑफ मीडियम का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पेयर ऑफ मीडियम का होता है, बताया ना, लाइट एक मीडियम में आएगी दूसरे में जाएगी, साइन आई अपॉन साइन आर के रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यस सर। अच्छा, इसको पढ़ते क्या है, टाइप्स वाइप्स छोड़ो, इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे मान के चलो ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1μ2, मतलब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2, आगे 1 होगा पीछे 2 होगा, भले आप किसी भी स्टाइल से लिखो। ठीक है, यानी कि लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में गई है। बताओ। यस सर। ओके। यस सर। तो इसको पढ़ते लेकिन ऐसे हैं, इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, रीड ऐसे करना है तुम्हें। सुन नहीं रहे तुम लोग? मान सर लो सुन लाइट रहा है। एक्स मीडियम से वाई में गई, तो इसको कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे? एक्स म्यू वाई तो लिखेंगे, और पढ़ेंगे कैसे? The refractive index of Y medium with respect to X. ठीक है, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके।
Yes, sir. हाँ या झूठ बोलो। सर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। हम्म, बना। सर हम देखते हैं कि सर जब कोई राइस वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट करती है। हम्म, सर मान के चलते हैं कि सर ऊपर वाला डेंसर है और नीचे वाला रेयरर है। हम्म, तो सर राइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। हम्म। तो सर ऐसा हो सकता है क्या कि सर ये ऊपर वाला इतना ज्यादा डेंसर है, इन दोनों के बीच में डेंसिटी का इतना फर्क है कि राइट रे 90 डिग्री पे चल जाए। होता है। और और सर उस समय के इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ाऊंगा मैं। बोलो। और उसके बाद सर जब ऐसा भी हो सकता है कि ये राइट अंदर ना जाके 91 डिग्री पे आ जाए। सेम 91 डिग्री नहीं होता, फिर वो रिफ्लेक्ट करने लगती है। उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल सर रिफ्लेक्शन। क्योंकि वो सर तो मतलब कि अगर वो हम तो लोग उसी मीडियम यस में सर। वापस आ गई ना। 91 डिग्री पे क्यों जाएगी? उसी मीडियम में वापस ही आ गई जब तो। अच्छा सर फिर ये तो मैं समझ गया सर। मैं वापस एक और जो इसने अभी बात बोली उस फिनोमेना को सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हाँ बोलो। सर पहली चीज तो अगर हम लोग इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो ये दिखेगा नहीं रेयर ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि लाइट तो पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। किसमें? कोई भी ऑब्जेक्ट डालें कहाँ सर, पर? जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग पानी में हाँ नहीं वाटर दिखे में नहीं पेंसिल दिखे डालते नहीं हैं ना। दिखेगा नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। तो एक तरह से इनविजिबिलिटी हो गई हो। एक तरीके से नहीं, इनविजिबिलिटी ही होगी। सर दूसरी बात कि सर अगर मीडियम का हम लोग डेंसिटी चेंज करते हैं तो ये क्या बोलते हैं, नियर टू नॉर्मल आते जाएगी ये। तुम ये पूछ रहे हो यहाँ का दिखेगा कि नहीं पार्टिकल? इवन होगा क्या, यहाँ पर जो चीज़ मौजूद है तुम उसे यहाँ देखोगे तो उसका रिफ्लेक्शन मौजूद होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि नीचे पानी है, जैसे सड़कों पे नज़र आता है। हाँ अब बोलो क्या। हाँ सर, अगर हम लोग यही राइट ले को लेके चले जो 91 डिग्री पे है या रिफ्लेक्ट हो रही है, 91 अगर डिग्री पे सर नहीं हो हम लोग सकती ना। और डेंसर कर 91 डिग्री पे नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती 91 डिग्री पे। 91 डिग्री पे नहीं हो सकती, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी। 91 डिग्री पे क्यों होगी? जब सेम मीडियम में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज ही नहीं आएगा। यस सर। लाइट की स्पीड में चेंज ही नहीं आएगा फिर तो। 90 डिग्री तक हो सकता है, एग्जैक्ट 90 भी अपन बोल देते हैं, लेकिन वो 89.99 ही होता है, लेकिन 91 डिग्री नहीं हो सकता। सर हम लोग ये मान के चले कि हम्म, पहले अगर हम लोग डेंसिटी बढ़ाते आ रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं इसका एंगल, ये एंगल थीटा कम होते आ रहा है, ये वाला क्या एंगल। डेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं? सर अगर हम लोग यहाँ की डेंसिटी बढ़ाते आ रहे हैं अब ऊपर वाले सरफेस की, हम्म, तो ये थीटा कम होते आ रहा है और यहाँ से लेके ये वाला थीटा बढ़ते आ रहा है। कौन सा थीटा कम हो रहा है? कौन सा थीटा कम हो रहा है? सर वापस बनाता हूँ सर, एक मिनट। एक मिनट में एक बात बोल लूँ उसके बाद सर बनाना। सब एक मिनट में एक बात बोल लूँ उसके बाद बनाना। यस सर। वापस आते हैं हम लोग। तो लाइट मान लो अगर एयर से जा रही है, किस में जा रही है? एयर से किसी मीडियम में जा रही है। किससे? एयर से। एयर से। तो इस बात को हम कैसे नोट करेंगे? इस बात को कैसे नोट करेंगे बोलो? एयर से आ रही है तो The refractive index of air with respect एम यू जी लिखेंगे ना, एम यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर नहीं लिखेंगे, यही तो तुम गलत कर रही हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये पीछे वाली चीज को पहले पढ़ेंगे, पीछे वाली चीज को पहले पढ़ेंगे। डायग्राम कर रहा एक मिनट रुक जाओ, इस चीज को पहले पढ़ेंगे अपन। ठीक है राधिका? yes sir
अगर एयर से वाटर में जा रही होती तो क्या बोलते हैं हम उसको? सर वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब एयर विद, ये हमने बोल दिया एयर रिस्पेक्ट टू, इसमें अपन क्या करते हैं, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। मतलब याद रखना, आगे अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब वो एयर ही है, आगे कुछ नहीं है, वो वैक्यूम या एयर ही है। इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है। तुम सुन ही नहीं रही राधिका। सर सुन जैसे रहे मैंने ये बोला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में। जरूरी नहीं आप आगे एयर लिखो। मैं अगर ये बोलूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 या 1.33, ये किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के। एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। राधिका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यस सर। आवाज़ बहुत कम आ रही है तुम्हारी। डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यस सर। ठीक है। और इसी को वो पूछ रहा था, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? C/V। तो वो हमेशा क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। जैसे एयर से लाइट ग्लास में गई तो वो निकालने का तरीका होता है ये C/V, ठीक है। सर जैसे कि एयर रेयरर मीडियम नीचे है और डेंसर ऊपर है। हाँ, और डेंसर से रेयर सर जा रही है फिर तो उसको change हो एब्सोल्यूट नहीं जाएगा ना? बोलेंगे। अगर डेंसर ऊपर है, जैसे ऊपर अपन ने डेंसर ले लिया, यहाँ रेयर ले लिया, ठीक है, तो फिर अपन d/μr लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। ओके नहीं आया समझ में? सर आ गया। बोलो याजुर, क्या कह रहे हो? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सर अगर रेयर से डेंसर पे जाती है तो राइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है ना? आपने सर शायद डायग्राम ऊपर गलत बनाया है। कहाँ गलत बनाया? हाँ गलत सर बनाया। इसके ऊपर वाला, हम्म, सर इसके ऊपर वाला भी गलत है। और कौन सा गलत है? बस चलो क्वेश्चन पूछो तुम। यस सर, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। सर ये क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करो। सर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। डेंसर मीडियम बोलो बोलो। था और नीचे रेयर मीडियम था। बाकी सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला। बोलो। यस सर। सर सपोज कहीं ये नॉर्मल है। अरे सर ये नॉर्मल है। यस सर। तो सर यहाँ पे राइट अभी हमने देखा था कि सर इसकी डेंसिटी में फर्क बहुत ज्यादा था। तो राइट रिफ्लेक्ट कर रही टोटल थी, टोटल है ना? इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो TIR। सर अगर डेंसिटी में फर्क और बढ़ जाएगा तो ये अच्छा, तो फिर सर यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर बराबर थे ना हो रहे हैं यहाँ पर? बराबर होते हैं यहाँ पे एंगल I एंगल R। सर ये तो नॉर्मल हमने लेके चला था ना, परपेंडिकुलर टू दिस। क्या ये तो नॉर्मल तो यही रहेगा। क्या नॉर्मल ये रहेगा? नॉर्मल है ना यहाँ, तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होता है। जब TIR होता है तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होता है। और सर जैसे हम लोग डेंसिटी बढ़ा देंगे तब भी एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होगा। सर कैसे? सर आर की वैल्यू तो कम हो जाएगी।
क्यों हो जाएगी कम? और सर जब अब रिफ्रैक्शन के रूल ही नहीं लगेंगे, रिफ्लेक्शन के लगेंगे रूल। सेम मीडियम में लाइट आ रही है, रिफ्रैक्शन के रूल तब लगते हैं जब स्पीड चेंज होती है। सर मतलब कि उसके बाद एक जैसी सर 89.99 क्रॉस करने के बाद रिफ्रैक्शन के रूल्स लगने रिफ्लेक्शन लगेंगे। के रूल शुरू हो जाते हैं, अच्छा कि सर फिर रिफ्रैक्शन के लगते ही नहीं है। सो क्वेश्चन इज, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, ये हटा देना जरा, 2.42। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि डायमंड? तो म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी है, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन म्यू। सो 3 इंटू 10⁸ को आप डिवाइड कर दोगे 2.42 से। तो जब ये आपने डिवाइड किया है इसको 2.42 से, तो एक्चुअली में जो ये 2.42 दिया है क्वेश्चन में, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सर विद रिस्पेक्ट टू एयर। विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो याद रखना, जब भी हमें ऐसा लिखा रहता है तो वो विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है, जब डायरेक्ट किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है तो। ओके, अब नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो फर्स्ट होता है पेयर ऑफ मीडियम। तो पहली बात तो कि अगर आप पेयर ऑफ मीडियम चेंज कर दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो सबसे मेन बात है, ठीक है। दूसरा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये बात सबसे पहले कॉची नाम के साइंटिस्ट ने पता लगाया था, ठीक है। कौन सा साइंटिस्ट? कौन सा साइंटिस्ट? कॉची। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉची। वेवलेंथ, यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वाइट लाइट, इसलिए तो हमने स्नेल्स लॉ में वाइट लाइट नहीं ली, क्योंकि हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं ना, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं ना। यस सर। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? रेड का। तो रेड की बेंडिंग सबसे कम होती है, ठीक है। सुन ही नहीं रही तुम राधिका? सर वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या वो है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राधिका सुन रही हो? यस सर। रेड लाइट की वेवलेंथ क्या है? क्या हो गया? सुन रही हो तुम? यस सर। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो 3 फैक्टर्स पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कौन सा रूल देखना है अब हमें? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो सपोज हमारे पास एक पेयर ऑफ मीडियम है, और यहाँ पर एक मीडियम से लाइट आई और दूसरे में एंटर कर गई, और सपोज ये नॉर्मल है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है
और अगर वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करे, यानी कि जब दूसरे से पहले में जाएगी सेम पाथ को रिट्रेस करे, मान लो आप यहाँ पे एक मिरर रख दो तो वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करते हुए जाएगी वापस, ठीक है। यस तो इस कंडीशन में अगर मान लो तुम ए म्यू टू निकालो, ए म्यू टू का मतलब लाइट एयर से किस में जा रही है, सेकेंड मीडियम में, तो तुम यही तो लोगी साइन एक्स अपॉन साइन वाई स्नेल्स लॉ से। यस सर। लेकिन जब लाइट सेकंड से फर्स्ट मीडियम में जाएगी तो क्या लोगी फॉर्मूला, सर साइन वाई अपॉन साइन एक्स। साइन वाई अपॉन साइन एक्स लोगी ना। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तुम इन दोनों इक्वेशंस को, साइन एक्स अपॉन साइन वाई मल्टीप्लाइड विद साइन वाई अपॉन साइन एक्स, तो इसका मतलब अगर हम पेयर ऑफ मीडियम चेंज कर दें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब पेयर ऑफ मीडियम एक्सचेंज कर दें। यानी कि अगर हमें ये दिया हुआ है कि एयर से लाइट जब वाटर में जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो जब लाइट वाटर से एयर में जाएगी ना तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4 हो जाएगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, ठीक है। यस सर। जैसे अगर लाइट एयर से ग्लास में गई है, जैसे अगर लाइट एयर से ग्लास में गई है तो उसका 3/2 है, तो अगर ग्लास से एयर में जाएगी तो क्या हो जाएगा 2/3, 2/3। ठीक है। यस सर। हाँ बोलो यजुल। बोलो यजुल। सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? वैसे ही शो करने के लिए कि दोनों रेसिप्रोकल है, वैसे तो यहीं से दिख रहा था खैर। सर ऐसे मल्टीप्लाई करके तो आप शो ही कर सकते हो, लेकिन सर आपने समझ नहीं, आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? प्लस भी तो कर सकते थे। कर लो, प्लस कर लो, क्या हो जाएगा उससे, मैं ऑडिबल? उससे कुछ होगा नहीं। मैंने तो ये शो किया है कि 1 म्यू 2 2 म्यू 1 का उल्टा होता है, प्लस करके तुम क्या निकाल लेते। नहीं सर, मैं कहा ये नहीं समझ में आया कि आप मल्टीप्लाई क्यों किए। ये बताने के लिए कि रेसिप्रोकल हैं दोनों एक दूसरे के। 1 म्यू 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 म्यू 1। रेसिप्रोकल कैसे बताता अदरवाइज में, अगर 4 1/4 रेसिप्रोकल है ये बताने के लिए मैं मल्टीप्लाई करके 1 ही तो लाऊंगा कि जोड़ूंगा उनको, बैठ के जोड़ के क्या बताऊंगा उसमें कि उनका जोड़ कितना होता है। क्या बताऊंगा जोड़ के, उनका जोड़ कितना होता है, एडिशन। अच्छा सर, समझ गया सर, समझ गया। अब लाइट बहुत सारे मीडियम से अगर पास होती है तो क्या होता है वो देखो जरा। मान लो यहाँ पे लाइट 2 मीडियम से पास हो रही है, नहीं इससे पहले अपन को एक और चीज़ देखनी पड़ेगी। लाइट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। सो सपोज मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, सपोज मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। ग्लास स्लैब देखा है? नो सर। अरे ग्लास है, पेपर वेट वगैरह आते हैं ना ग्लास के, ऐसे वैसे पेपर वेट आते हैं जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब टाइप में, उसके ऊपर रख दो तो अक्षर ऊपर दिखाई देते हैं अपन को। एक ग्लास स्लैब है सपोज मेरे पास। राधिका आवाज आ रही है? यस सर। ये ग्लास स्लैब है, थिकनेस है T। लाइट सबसे पहले एयर से ग्लास में जाती है। लाइट एयर से किस में जाती है? ग्लास में।
और फिर ग्लास से सपोज किस में आती है? पहले एयर से ग्लास में जाती है और ग्लास से सपोज वापस किस में आती है? एयर में। एयर में। तो ये इस एंगल को हम कुछ नाम दे देते हैं, आई दे देते हैं नाम, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके। यस सर। और जो बाहर निकलती है लाइट, उसको उस समय भी कुछ एंगल बनाएगी, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। ठीक है, ई क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। राधिका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। यस सर। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, यस सर। अगर ये एक्स है तो क्या ये भी एक्स होगा क्या राधिका? बोलो। पता नहीं। क्यों? ये दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में से एक ट्रांसवर्स गुजर रहा है, तो क्या इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होते? ये पहला नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल। नहीं आया समझ में? सर आ गया। तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, यही लिख देता हूं मैं। ए म्यू जी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई अपॉन साइन एक्स। यस सर। और जब लाइट ग्लास से एयर में आएगी तो क्या लिख सकते हैं? सर साइन एक्स अपॉन साइन आई। साइन ई। और अभी अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा कि यस। ए म्यू जी को अपन 1 अपॉन जी म्यू लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके, यानी कि साइन आई अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन साइन ई। ठीक है, यस सर। तो ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, साइन आई इक्वल्स टू साइन ई। सो साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, तो आई इक्वल्स टू ई आ गया। तो बिकॉज ये एक्यूट एंगल से यहां पे साइन से साइन एलिमिनेट हुआ, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया? ई। इमरजेंसी में। ठीक है, यस सर। दोबारा रिकनेक्ट कर लो। ठीक है,
Yes, sir. So angle of incidence is equals to Angle of emergence. तो इसका मतलब जिस एंगल से लाइट एंटर करती है उसी एंगल से इमर्ज करती है. ओके Yes, sir. मैंने ध्यान नहीं दिया था. डिस्कनेक्ट कर लो क्योंकि 8 बज गए थे. कल मैं तुम लोगों का बैच लूँगा कितने बजे 5:30 पे 10th वालों. ठीक है कल थोड़ा बड़ा बैच रहेगा. सर कल 5:30 मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा. कोई बात नहीं 5:30 बैच लूँगा मैं. सर ऑफलाइन की ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है. ऑफलाइन कोई बैच नहीं है कल. ओके सर. ठीक है यस सर. चलो दोबारा रिकनेक्ट कर लो. 12th रिकनेक्ट कर लो.